नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति है? अब कुछ लोग तो ऐसा मानते ही थे, लेकिन आज इसकी झलक देखने को मिली जब मोदी सरकार ने बीबीसी के दफ्तरों पर दिल्ली में, मुंबई में इनकम टैक्स की भारी भरकम टीमें भेज दी। अब कुछ ही दिन पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी पर बड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे। मोदी जी और उनके जो करीबी हैं वो चाहते थे कि देश इस डॉक्यूमेंट्री को ना देखे, इस पर बैन लगा दिया जाए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बात मानी नहीं, प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो मोदी सरकार ने बीबीसी के दफ्तरों पर आज इनकम टैक्स की टीम भेज दी। अब सवाल यह है कि ये जो कार्रवाई थी, मोदी जी की ये जो कार्रवाई थी, क्या ये बदले की भावना से ग्रसित है? क्या मोदी जी बीबीसी को मैसेज देना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे बाकी मीडिया को कि जो हाल बीबीसी का किया है वही हाल अब हम सोशल मीडिया का करेंगे, यूट्यूब चैनल का करेंगे, या जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया हिंदुस्तान में सवाल उठाएगी वह इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई पहुंचेगी। अब दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कार्रवाई बीबीसी पर की गई, दरअसल सरकार अडानी कांड से ध्यान हटाना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अडानी एक सुर्खी बने हुए थे, जो उनके घपले थे रोज किसी ना किसी रूप में उजागर हो रहे थे, शेयर मार्केट नीचे जा रहा था, पार्लियामेंट में हड़कंप था, संसद ठप थी, इन सब से ध्यान बटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है ऑल्टरनेट मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया को, यूट्यूब चैनल्स को या फिर फॉरेन मीडिया को कि अडानी पर या सरकार पर ये रोज़ रोज़ की जो खबरें हैं, ये जो सुर्खियां हैं, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, वरना इनकम टैक्स आपके घर भी, आपके दफ्तर भी पहुंच सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये जो कार्रवाई है बीबीसी की, उसको तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि कह दिया। यहाँ बीबीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब दोस्तों, बीबीसी पर ये जो इनकम टैक्स की सरकार की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसने तो देश भर में नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। हर जगह सुर्खियां हैं इस वक्त बीबीसी को लेकर। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो ये सिलसिला जो मोदी जी का है नया नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दैनिक भास्कर, जी हाँ, एक बड़ा अखबार हिंदी का, इसने जब कोविड में उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा, योगी को घेरा, मोदी सरकार को घेरा, तो यहाँ भी इनकम टैक्स के छापे पड़े। जी हाँ, जून 2021 में। और सिर्फ दैनिक भास्कर ही नहीं, एक और उत्तर प्रदेश का चैनल भारत समाचार, इसने भी बहुत क्रिटिकल रिपोर्टिंग करी, सवाल उठाए कोविड को लेकर। यहाँ भी छापे पड़े इनकम टैक्स के और बाद में ईडी ने भी कार्रवाई की। इसी तरह से कुछ महीने बाद न्यूज़ क्लिक, जहां अभिसार शर्मा एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ क्लिक भी सवाल उठा रहा था, क्रिटिकल था सरकार को लेकर, मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर। यहाँ भी इसी तरह के सर्वे और इनकम टैक्स की टीमें भेजी गई जो बीबीसी पर भेजी गई थी। और न्यूज़ लॉन्ड्री, ये भी एक प्रमुख वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी यही कार्रवाई की गई, इनकम टैक्स, ईडी। और एक चैनल और बच गया, एनडीटीवी, जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की कतार में खड़ा नहीं हो रहा था। तो मोदी जी ने यहाँ पर एक नया ही व्यू रचना रच दी। उन्होंने एनडीटीवी ही खरीद लिया। और ख़रीदा किसने? इन साहब ने। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो आज के छापे हैं, ये जो बीबीसी की घेराबंदी है, मोदी जी दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? अब बीबीसी पे रेड आ गया है, सारा दुनिया बीबीसी बीबीसी कर रहा है। गोदी मीडिया भी बोल रहा होगा कि बीबीसी ने वाकई कर चोरी की होगी। भास्कर के ऊपर रेड हो गई, क्या हो गया, उसकी परिणति क्या है? वाड्रा के ऊपर रेड होगी, क्या परिणति रही? अनिल देशमुख का अंदर कर दिया, क्या निकला? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, रेड्डी ब्रदर्स पे रेड हो गई थी, क्या निकला? कमलनाथ की यहाँ रेड निकली थी, क्या निकला? गहलोत के भाई की यहाँ रेड हो गई थी, क्या निकला? आप डरा रहे हैं। अरे डरा किसको रहे हैं आप?
ये तो अघोषित इमरजेंसी BBC है। इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर शख्स ने जब इमरजेंसी लगाई तो ये पत्रकारिता फिर भी जिंदा रही है, और इस पत्रकारिता ने दिखा दिया विश्व को कि कोई तानाशाह पत्रकारिता को खत्म नहीं कर सकता। अब दोस्तों, टाइगर के खुलासे सुनेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के आप खुलासे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे देश में अगर आप देखें तो जो मीडिया है 70 से 80% मीडिया इन साहब के हाथ में, जो आज की तारीख में फिर नंबर 1 हो गए देश के सबसे रईस आदमी। और जो बाकी मीडिया है, कुछ उसमें वेबसाइट्स हैं और एक बड़ा चैनल है, और भी बड़ा प्लान है कि कुछ और अखबारों को ख़रीदने का। यानी अंबानी साहब के बाद जो दूसरा अंबानी है मीडिया का, वो ये साहब है जिन्होंने हाल में NDTV खरीदा, गौतम अडानी। और भी कई ऐसे कॉरपोरेट हैं, बनिया हैं, लाला हैं, जो मीडिया चलाते हैं, जो इस देश में मीडिया चलाते हैं, और बहुत आसानी के साथ इशारे पर घुटनों में आ जाते हैं। यानी देश के जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उनको सच दिखाने का ठेका भी दिया गया है। लिहाजा हमारे यहाँ धीरे धीरे जो मीडिया का मॉडल है फेल हो रहा है। लेकिन BBC में ऐसी क्या बात है, BBC में ऐसी क्या वजह है कि पिछले 100 सालों से उसने सच का जो परचम है उसको झुकने नहीं दिया, और अपने पार्लियामेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने कई प्रधानमंत्रियों को रगड़ दिया है। BBC की आखिर वो ताकत क्या है? दरअसल अगर आप ये मॉडल देखेंगे, पहले हम समझ लें कि BBC का मॉडल क्या है, BBC का चैनल किस तरह चलता है। और अगर आप ये देखेंगे ग्राफिक्स, तो BBC को ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी मालिक नहीं है, उसका मालिक कोई मुकेश अंबानी नहीं है, उसका मालिक कोई ब्रिटेन का करोड़पति खरबपति नहीं है। BBC की मालिक ब्रिटिश जनता है, ब्रिटिश पब्लिक है। और अगर आप मॉडल देखें तो हर साल ब्रिटिश नागरिक को एक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। जिसके घर में भी टीवी है या टीवी का कनेक्शन है, उसको हर साल कानून के मुताबिक पैसा देना पड़ेगा। और यही पैसा जो चंदा है इकट्ठा होके जाता है, तकरीबन 2021-22 में ये चंदा था 3.8 बिलियन पाउंड्स का, बहुत बड़ा फिगर है। और ये जो पब्लिक है वही पीछे खड़ी हो जाती है BBC के। यानी BBC दुनिया का एक ऐसा मॉडल है न्यूज़ का जिसकी मालिक मुख्तार जनता है, और इसीलिए इसको झुकाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल BBC कितना झुकेगा मोदी के आगे, अमित शाह के आगे, और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस साल G20 की भारत मेज़बानी कर रहा है, और हमारे देश में तमाम दुनिया के जो ताकतवर राष्ट्र अध्यक्ष हैं, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, या फिर अमेरिका के जो बाइडेन हो, या ब्रिटेन है, जर्मनी है, सारे ताकतवर नेता भारत में होंगे। और ऐसे समय में जो मोदी जी ने ये BBC पर कार्रवाई कर दी, कहीं ना कहीं देश की भी किरकिरी हुई है, और दुनिया को ये पता लग रहा है कि भारत में बोलने की आज़ादी इन दिनों थोड़ा कम है। बहरहाल क्या होने वाला है, क्या हम इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, आपात की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति आ रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं टाइगर और अनुराग चतुर्वेदी, और अनुराग चतुर्वेदी को आज मैं इसलिए रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि वो BBC में से जुड़े हुए थे। कई बरसों तक अनुराग चतुर्वेदी ने BBC के लिए काम किया है, तो उनसे ये भी जानेंगे कि BBC ऐसी खबरों को लेकर कितना झुक जाता है, ये भी पूछेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। मेरा पहला सवाल जो है वो अनुराग जी है। अनुराग जी, आपने BBC में इतने बरस काम किया, BBC से आप जुड़े रहे, आज BBC पर छापा पड़ गया। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्री BBC ने बनाई थी, जिस पर मोदी जी और उनके सहयोगियों को आपत्ति थी, क्या ये एक बदले की भावना से छापा है? क्या ये एक संदेश देने की बात हो रही है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे जयप्रकाश जी ने, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाने की कोशिश की थी और आपको देखते थे, तब भी बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयां सरकार करती थी। जिस दिन रामलीला ग्राउंड में उनकी मीटिंग थी, उस दिन बॉबी फिल्म चला दी गई थी। उनको लगा था कि लोग बाग शायद इधर से, तो ये ध्यान बटाने की, बदले की, और सबसे बड़ा मुझे इसमें यही लगता है कि ये दूसरे आजादी को पसंद करने वाले, प्रेस की स्वतंत्रता को पसंद करने वाले,
और भारत का प्रेस में अभी भी मानता हूं 90% भली ही गोदी मीडिया बन गया हो, लेकिन 5% जो प्रेस है उसकी भी आजादी को अब ये कुचल देना चाहते हैं। बीबीसी एक बहुत बड़ी संस्था है और वहां पर जो खबरों का चयन होता है उसका एक मानक है। वो कोई अचानक वहां पर आप खबरें बिना जांच पड़ताल के नहीं दे सकते हैं, और आपने देखा कि उसकी एक परंपरा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुजरात पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके के खिलाफ बदले की भावना है, और ये बदले की भावना एक आपातकाल का संकेत है, अघोषित आपातकाल का संकेत जी, है, और ये घबराहट भी है। घबराहट है, इमरजेंसी का संकेत है, और कहीं ना कहीं बदले की भावना है, वेंजियंस है, विंडिक्टिवनेस है सरकार की। ये आपका कहना है, क्योंकि आप बीबीसी से जुड़े रहे पत्रकार हैं, जाहिर तौर पे इमोशंस आपके साथ होंगे। मैं टाइगर के पास जाऊंगा। टाइगर, ये जो आज की घटना हुई, आपको क्या लगता है कि सरकार में जो बेचैनी है, आज ये चुनावी साल चल रहा है 2023, और अगले साल शुरुआत में ही चुनाव हो जाएंगे, फाइनल हो जाएगा और मोदी जी का भविष्य तय होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से एक एक करके बड़े जो हमारे देश में चैनल थे, उनके लोगों को वहां से ऐसी परिस्थितियों बना के उनको निकाला जा रहा था, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, साक्षी जोशी हो गई, साक्षी के अलावा अजीत अंजुम है, और हाल में रवीश कुमार। तो ये जो पत्रकार धीरे धीरे जिनको नमस्कार किया उनके संस्थानों ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपको लगता है कि अब मोदी ने एक क्लाइमेक्स हिट कर दिया है? दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी कह लीजिए आप, बीबीसी, उसी पर हमला कर दिया। इसके मतलब क्या है, मायने क्या है? नहीं, मायने कुछ नहीं दीपक भाई, सरकार बहुत डरी हुई है, और सरकार इतनी डरी हुई है और अपने भविष्य को लेकर इतनी चिंतित है कि ये गलतियां उनके हाथ से हो रही है। अनुराग जी ने बहुत बढ़िया रेखांकित किया। इमरजेंसी में जो गलतियां हुई है वही गलतियां फिर से दोहराती हुई दिखाई देती है। आपने भास्कर के ऊपर रेड करी, आपने उत्तर प्रदेश के एक चैनल पे रेड करी, आपने जो पत्रकार सवाल पूछते हैं, तीखे पूछते हैं, जो आपके यहां मुजरा करने के लिए तैयार नहीं है, उनको नौकरियों से निकालवा दिया। आपने कई ऐसी पोर्टल्स है उनके ऊपर आपने वो कर दिया, मतलब उनके ऊपर रेड कर दी। कई पत्रकारों को आपने देशद्रोह के मामले में जेल भेज दिया, सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमे लड़ रहे हैं। आप दमन क्यों करना चाहते हैं? यदि आपके इसमें कुछ छिटे नहीं है, आपका मन साफ है, आपके हाथ साफ है, तो फिर डर किस बात का? कल यदि कल मुझे कोई कहे कि अशोक वानखेड़े के भ्रष्टाचार की एक सीढ़ी हमारे पास है, मैं कहूंगा मैं स्वागत करता हूं, आप आइएगा, मैं आपको प्लेटफॉर्म देता हूं। मैं 10 पोर्टल को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीढ़ी दिखाइएगा, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास है कि मैं ये मेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे पीछे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है, तो मुझे डर है ये बाहर आने का। बीबीसी की फिल्म को बैन कर दिया, उसका देश में विरोध हुआ, कई जगह उसका प्रदर्शन हुआ। बीबीसी ने विड्रॉ करने से मना कर दिया, पार्ट 2 भी आ रहा है। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल होती है कि बीबीसी के ऑपरेशंस को ही बैन किया जाए इंडिया में, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाली एजेंसी है। और जब ये रिट पिटीशन जाती है तो न्यायमूर्ति ने कहा कि इससे बेहुदा का बात हो नहीं सकती। ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपकी एक सेंसरशिप लगवा दीजिए, किस बिना पे? सांसद है राठौड़ साहब, इंटरनेशनल प्लेयर है, एक उनकी इज्जत थी हमारे इसमें कि देश के लिए ओलंपिक लेके आए थे, लेकिन उनका बचकाना ट्वीट आज पढ़ के मुझे दया आ रही है उनकी बुद्धि पे। वो आर्मी में है, मैं आर्मी को बहुत सम्मान करता हूं जी, स्वयं मेरी पूरी बैच आर्मी में बैठी हुई है, मैं सैनिक स्कूल से आया हूं। लेकिन आर्मी वाला आदमी इतना दिमाग से पैदल हो सकता है, ये सवाल मेरे दिमाग में अब आने लगा है, क्योंकि उसका ट्वीट ये कहता है कि बीबीसी ये देश तोड़ने का काम लगातार कर रही थी और देश आजाद होने के बाद एक काम कांग्रेस के पास लेके गया। सबसे ज्यादा तो मार कांग्रेस ने खाई है बीबीसी से, सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है देश में, और बीबीसी ने हमेशा ऐसी खबरें दी है जिसमें कांग्रेस की किरकिरी हुई है। यदि बाहर की एजेंसी को सवाल उठाने पे आप गलत कहते हो, तो स्वीडन रेडियो ने जब ये बता दिया था
आपको कि बोफर्स में कुछ पैसा दिया गया है। 16 अप्रैल 1987 की वो खबर थी स्वीडन रेडियो की, और उसके बाद मात्र 60 करोड़ की रिश्वत खाने के जुर्म में एक मैसिव मैंडेट 400 से ऊपर जो राजीव गांधी लेके आए थे वो सत्ता से बेदखल हुए। तब आपको स्वीडन रेडियो ठीक लग रहा था, तब आप देश के रक्षा के सौदे पे सवाल उठा रहे थे, तो फिर आर्मी के अपमान की बात आपको तब समझ में नहीं आ रही थी। तब आपको स्वीडन रेडियो आपके लिए गीता हो गई थी, भगवान हो गई थी। और आज बीबीसी आपके लिए तकलीफ हो रही है क्योंकि बीबीसी ने सवाल उठाए हैं। आपने गोधरा में कुछ किया ही नहीं, गुजरात में कुछ किया ही नहीं, तो डर किस बात का? बोलने दीजिए उनको। यदि आपने कुछ किया ही नहीं और दीपक शर्मा और अशोक वानखेड़े, अनुराग चतुर्वेदी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बोलने दीजिए ना। जब हम बेवकूफ जैसी बातें कर ही रहे हैं, बिना सर पैर की बात कर ही रहे हैं, ऐसा आरोप यदि हम पे है, तो फिर करने दीजिए। आपको तकलीफ क्यों होती है इससे? यह एक घोषित इमरजेंसी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे कह दिया कि बीबीसी पे बैन नहीं लगेगा, आईटी भेज दी। बीबीसी एक मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो टैक्स चोरी नहीं करेगी। और ये बीबीसी अमित का शाह कोई और बहुत बड़ा धंधा नहीं है। अमित शाह और मोदी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? अमित शाह और मोदी मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि वो बौखला गए हैं, और जब आदमी बौखला जाता है तो अक्सर गलती करता है। आपने देखा होगा कि अब टू व्हीलर स्कूटर लेके जब आदमी नेता लिखता है, रेगिस्तान या जंगल में अटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता पेट्रोल है या नहीं है, तो वो माचिस जला के टंकी में देखता है पेट्रोल है कि नहीं है, और मुंह जला लेता है। ये बौखलाहट है, ये डर है। इसीलिए इसके ऊपर इनकम टैक्स, इसके ऊपर ईडी कर, इसको धमका, इसको बोल। हाईवे खोल रहे राजस्थान का और बता रहे चाइना बॉर्डर पे कांग्रेस ने हाईवे नहीं बनाए क्योंकि डर लगता है। कितना झूठ बोल रहे हैं आप। जबकि इंडो चाइना रोड का जो प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस के समय शुरू हुआ, अटल जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। आपने तो बीच में रोक दिया था कई चीजों को, पैसा नहीं है करके। ये तो डोकोमोल के डर में आपने फिर बाद में बड़ा पैसा देके चालू करवा दिया। ये विजन नहीं आपका, ये मजबूरी थी। लेकिन झूठ बोलना। अब बीबीसी पे रेड आ गया है, सारा दुनिया बीबीसी बीबीसी कर रहा है। गोदी मीडिया भी बोल रहा होगा कि बीबीसी ने वाकई कर चोरी की होगी। भास्कर के ऊपर रेड हो गई, क्या हो गया? उसकी परिणति क्या है? वाड्रा के ऊपर रेड होगी, क्या परिणति रही? अनिल देशमुख का अंदर कर दिया, क्या निकला? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, रेड्डी ब्रदर्स पे रेड हो गई थी, क्या निकला? कमलनाथ की यहां रेड निकली थी, क्या निकला? गहलोत के भाई की यहां रेड हो गई थी, क्या निकला? आप डरा रहे हैं। अरे डरा किसको रहे हैं आप? ये तो अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर शख्स ने जब इमरजेंसी लगाई तो ये पत्रकारिता फिर भी जिंदा रही है, और इस पत्रकारिता ने दिखा दिया विश्व को कि कोई तानाशाह पत्रकारिता को खत्म नहीं कर सकता। ये तो बहुत कमजोर है इंदिरा गांधी की तुलना में। वो कम से कम पढ़ी लिखी थी, ये अनपढ़ है। वो कम से कम 10 लोगों का सुनती थी। ये अपने बलबूते पे काम करना चाहते हैं। क्या कर लेंगे आप विश्व में क्या मैसेज दे रहे हैं? G20 की सदारत करके क्या मैसेज दे रहे हैं आप कि हमारे यहां कोई इंटरनेशनल एजेंसी फ्री में काम नहीं कर सकती? इतने दिनों से बीबीसी काम कर रही है, बीबीसी इनकम टैक्स भरती नहीं भरती, आपको तब सर्वे करने की अभी क्या आ गई है? टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग मैटर्स जी। और दूसरी तरफ सारा विश्व चिल्ला रहा है, रेटिंग एजेंसियां चिल्ला रही है, बैंक चिल्ला रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को एक कमेटी बनाइए। इसके बावजूद भी, सारा ब्लैक एंड व्हाइट सामने होने के बाद भी आपकी कोई एजेंसी अडानी सेठ के यहां नहीं जाती। कैसे जाएंगे? मैं आऊंगा, मैं अडानी के सवाल पे आऊंगा भाऊ। मैं खुद के भ्रष्टाचार को छुपाना जानते हैं, और खुद का भ्रष्टाचार छुपाना हो तो दूसरी जगह भ्रष्टाचार है करके चिल्लाने की आदत बन चुकी है। मैं आऊंगा भाऊ, आपके पास आ रहा हूं टाइगर। मैं अनुराग जी के पास चल रहा हूं। अनुराग जी, एक बड़ा जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, बीजेपी क्रिएट कर रही है, वो ही कह रही है कि बीबीसी जो है वो देशद्रोह एजेंसी। भाजपा के मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल है, भारत के बारे में दुष्प्रचार करती है, मोदी जी के बारे में लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, गुजरात के दंगों को बहुत गलत तरीके से पेंट किया जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बीबीसी से बरसों तक जुड़े रहे, कई डॉक्यूमेंट्री, कई रिपोर्ट्स
बीबीसी में आपकी छपी हैं। आप बीबीसी के हेडक्वार्टर्स लंदन भी गए हैं कई बार, तो आप बीबीसी को समझते हैं, एक ऐसा पत्रकार जो भारत, क्या वाकई बीबीसी एक एंटी इंडियन एजेंसी है? क्या वो राइट विंगर है? क्या वो लेफ्ट विंगर है? क्या वहां पैसा देके खबर चलाई जाती? क्या वहां पर इस तरह के एंकर हैं जो प्लांटेड खबरें करते हैं? क्या बीबीसी का एजेंडा एंटी इंडियन है? क्या पॉलिसी, कितनी निष्पक्ष है बीबीसी? जरा कुछ आप इस पे रोशनी डालें, क्योंकि ये आरोप जो है आज भी जो है बीजेपी ने लगाए हैं, बीजेपी ने बीबीसी पे। मुझे लगता है कि बीबीसी जो है, अगर आप और देशों की रेडियो स्टेशंस देखेंगे, उनके टेलीविजन चैनल देखेंगे, उनके मुकाबले में और उसके मुकाबले में मुझे जो जर्मनी का जो टेलीविजन डॉइचे वाला जो है, वो उसके थोड़ा थोड़ा बराबर लगता है, क्योंकि एक तो ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। बीबीसी जो है वो किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। कई बार या एकाधिक बार जब फॉकलैंड का युद्ध हुआ था, तो उस समय थोड़ा सा प्रेशर ब्रिटिश सरकार ने दिया था कि आप हमारे पक्ष में रिपोर्ट करिए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विवाद बन गया। मुझे अभी भी लगता है, ब्रिटेन आप जानते हैं, वहां के संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था वहां कि भारत आपने बताया कि ठीक है ये पब्लिक के पैसे से चलती है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है। मैं भारत को लेकर कह रहा हूं कि क्या भारत में जो खबरें बीबीसी चलाता है उसमें निष्पक्षता होती है, जांच परख के चलाई जाती है? पॉलिसी क्या है? मैं भारत सरकार की ही बात करता हूँ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जो हेड रहे यहाँ पर, मार्क टूली साहब, और जिलियन, मार्क टूली साहब एक निजामुद्दीन में रहते हैं। उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, और उनकी पत्नी जिलियन ने प्रेमचंद की सारी कहानियां अनुवादित की है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसको भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया है, तो जब तक मीठा मीठा है तब तक तो आप लेंगे, फिर किसी को भी आप चाहें तो देशद्रोही कह सकते हैं। तो मैं ऐसे कई सबूत दे सकता हूं, जो कि ब्रिटेन के जो लोग बाग आए, कई जो हमारे हेड थे, उन्होंने तो उनकी पत्नियां भारतीय हैं, तो जब वो भारत की मिट्टी से मिल गए, भारत के साथ में उनके लगाव हो गए, पारिवारिक लगाव हो गए, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि वहां पर जो है वो भारत विरोधी एजेंडे को प्राथमिकता दी जाती। हाँ, वो कुछ चीजों में, जिसमें कि कश्मीर का जैसे मसला होता था, आतंकवादियों को वो चरमपंथी कहते थे भाषा के स्तर पे, जो कि हमारी सरकारों को पसंद नहीं आता था। तो ये वो पत्रकारिता सरकारों की पसंद के लिए नहीं करते हैं। बीबीसी जो है वो अपनी सरकार की भी पसंद की पत्रकारिता नहीं करता है, तो भारत की सरकार की पसंदगी की पत्रकारिता करेगा, इसकी कोई भी। और मुझे तो लगता है पत्रकार में उसी को मानता हूं जो सरकार के पक्ष में ना हो, लोगों के पक्ष में हो, जन पक्ष में हो। तो बीबीसी का जो पत्रकारिता है, या जो डॉक्यूमेंट्री भी आप देखिए, कई वहां पे जो एक एक घंटे के जो इंटरव्यू आते थे, तो एक बार बाल ठाकरे का इंटरव्यू करना था, तो जो हमारी लंदन से जो पत्रकार आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या बाल ठाकरे हमें इंटरव्यू देंगे। बाल ठाकरे भी काफी प्रेस की आजादी के खिलाफ थे, और वो कई चीजों के सवाल जवाब नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि जो भी दंगे कराता है, हिंसा कराता है, लोगों को सांप्रदायिक हिंसा में उनकी धन हानि करवाता है, वो बहुत भयभीत होता है। तानाशाह अल्टीमेटली बहुत भयभीत होता है, और हमारा जो ये तानाशाह, जो नया तानाशाह बन रहा है, ये भयभीत है। और इसी भय के लिए सवेरे अगर आप 40 लोगों को रेड करने के लिए भेज देते हैं, फिर कहते हैं वो सर्वे कर रहे हैं, पत्रकारों के आप फोन जब्त कर लेते हैं, उनके लैपटॉप जब्त कर लेते हैं, और उनको एक अभी अभी मुझे जिसने सवेरे मुझे खबर दी, सबसे पहले मुंबई में मुझे खबर दी, तो उसने कहा कि आप मोदी और इनके खिलाफ कुछ मत ऐसा लिखा कीजिए, आजकल बहुत वो हो रहा है। और फिर बताया कि मैंने, क्योंकि व्हाट्सएप भी नहीं करने दे रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है ये जुल्म के इंतहा थी।
ये जो इदी अमीन जैसे जो तानाशाह थे, उन्होंने बीबीसी के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया था और किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी भी पत्रकारिता के जो सर्वोच्च प्रतिमान है उनकी पालना बीबीसी में होती है और वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो विश्व की दुनिया को एक अलग नजर से देखता है जिनमें समाचार महत्वपूर्ण होते हैं। जी जी टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आज रेड्स हुई जिसको अब सर्वे कहा जा रहा है, हालांकि 40 आदमी, सही कह रहे हैं, 40-50 आदमी सर्वे करने नहीं जाते, उसका तरीका होता है। ये जो आज कार्रवाई है बीबीसी पे, आपको क्या लगता है कि इस साल G20 समिट है, हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है और कई जगह उसका पर्व की तरह, त्योहार की तरह मनाया जा रहा है G20, क्योंकि मोदी होगा, उसमें मोदी मेजबान होंगे, उसमें बाइडेन साहब आएंगे, उसमें शी जिनपिंग आएंगे, तमाम बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, और इस बीच ये बीबीसी पे छापा पड़ जाता है। तो इसको मैं क्या करूं कि कहीं ना कहीं जो जयराम रमेश ने कहा कि विनाश काले विपरीत वाला जो मामला उन्होंने बोला है, मैं नहीं कह सकता पूरा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक बरैये के छत्ते पे हाथ मार दिया है मोदी ने? बिल्कुल बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे रिपरकशंस होंगे, लोग पूछेंगे, लोगों के मन में एक होता है, लोगों के मन में ये बात तो समझ में आ गई कि जो कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं, अघोषित इमरजेंसी हो गई है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे मुहर लग गई है कि हाँ, आप हमारे साथ नहीं हो तो फिर आप देश के साथ भी नहीं, आप हमारे साथ हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो फिर आप दुरुस्त देशद्रोही कहलवाओगे। जो मोदी सरकार के साथ नहीं है वो सीधा पाकिस्तान और चाइना का मेंबर बन जाता है। ये जो नया डेफिनेशन इन्होंने लाया है मार्केट में, ये इनका डेफिनेशन है, जनता ले रही क्या उसको? अनुराग जी, एक सवाल यहां से और निकलता है, जो टाइगर ने जिस तरह से अपनी बात रखी है कि जिस तरह इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जब ने इमरजेंसी लगाई थी और पूरी तरह से प्रेस की फ्रीडम को फ्रीज कर दिया था हिंदुस्तान में, उस वक्त बीबीसी डंके के चोट पे खबर ब्रेक कर रहा था। और मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लोग रेडियो पे सुन रहे थे कि संजय गांधी उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनकी डेथ हो गई है, और वो बीबीसी ने ब्रेक किया। इसी तरह से जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, तब भी लोग कान से रेडियो लगा के सुन रहे थे कि भाई अब देखें दूरदर्शन तो कुछ बोलेगा नहीं, आकाशवाणी कुछ बोलेगा, तो बीबीसी ने खबर ब्रेक करी। तो वो दिन थे जब गांव से लेकर शहर तक लोग बीबीसी सुनते थे कि वाकई देश में क्या हो रहा है। बीबीसी एक आईना थी। आपको लगता है कि ये छापे डाल के जो डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ थी उसका बदला लिया गया है? बीबीसी को अब फिर से वही मान्यता मिलेगी इस देश में? क्रेडिबिलिटी के लिए लोग जानेंगे? क्रेडिबिलिटी के लिए जानना थोड़ा सा मुझे क्यों कठिन लग रहा है, क्योंकि अभी बीबीसी रेडियो बंद हो गया है, उसकी सेवाएं जो है अभी उनकी केवल डिजिटल सेवाएं चलती है। जैसे अशोक भाई ने बताया कि वो मराठी में भी है या गुजराती में भी है, बांग्ला में भी तो है और भी भाषाओं में, बांग्ला में भी। तो वो पहले जैसा होता था कि रेडियो सर्विस चलती थी और रेडियो के जरिए आप एक साथ कई लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर रेडियो में आप 5 या 7 करोड़ लोगों तक जाते थे, तो ये डिजिटल में आपके पास में चॉइस होती है, लोगों को अपने आप पहुंचना पड़ता है और वो एक साथ उतना उसका विस्तार नहीं हो पाता। तो बीबीसी मुझे लगता है ये सेकेंडरी है। बीबीसी के सहारे अभी जो मोदी जी पर अडानी जी को लेके जो हमले हो रहे हैं विदेशी प्रेस में, विशेषकर इकोनॉमिस्ट में, कल ही वॉशिंगटन पोस्ट ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और जो भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, वो सब के सब अडानी को लेकर और मोदी के रिश्तों को लेकर मुखर है अंतरराष्ट्रीय रूप में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल एडिट लिखा है कल। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो संकट है वो अब गोदरे का नहीं है। गोदरा में या बिल्किस बानो में उनको लगता है वो तो हमारे हिंदुत्व प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है उसमें, उस गुब्बारे में जो सुई घुसी है वो भ्रष्टाचार की और बेनामी की है। अगर लोगों में ये संकेत मिल जाता है कि अडानी के पैसे में मोदी जी ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है, तो ये गजब की एक
अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी होगी। और अब भारत में आप देख रहे हैं कि आपको मैं एक और भी बात बता दूं कि हमारे यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित समाचार प्रतिष्ठान है, उसके दो भाइयों को भी ईडी ने करीब 3 बार अपने यहाँ पर बुलाया है, जबकि उन्होंने न्यूज नहीं दी, क्योंकि वो जो उनके ऊपर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। और आप देखते होंगे जिस तरीके से राजनेताओं को ईडी के और इनके सवालों पर वो लोग बाग डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालते हैं। नंबर 2 के लोगों को महीनों महीनों, नवाब मलिक कितने दिनों से जेल में है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, अगर वो राजनेता भी है और मुसलमान भी है, तो उसकी तो जेल की अवधि बढ़ी गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको ये गुजरात या ब्रिटिश उसको डराने की बात नहीं, मैं इसमें जो मंतव्य है या जो इनका जो संदेश है वो और दूसरे अखबारों को डराने का है, उनको ये संदेश देने का है कि जब हम लोग बीबीसी पे ये कर सकते हैं, क्योंकि बीबीसी का कोई यहाँ पर ऑफिस नहीं है या बीबीसी इन पर निर्भर नहीं है, ये केवल एक मैसेज देने की ही कवायद है, इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं। अंतिम सवाल, समय हो रहा है टाइगर। जो इन्होंने कहा कि जो अडानी का जिस तरह से मामला उछल रहा था और सरकार की बड़ी शर्मिंदगी का सरकार को सामना करना पड़ रहा था, आरोप मोदी जी पे लग रहे थे, अमित शाह पे लग रहे थे, मोदी और अडानी भाई भाई इस तरह के नारे पार्लियामेंट में लग रहे थे, पार्लियामेंट ठप थी कई दिनों से। आपको लगता है कि मीडिया जिस तरह से, और खासकर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं है, ऑल्टरनेट मीडिया, उसको डराने का एक खेल है ये कि बीबीसी पे झपट्टा मारो तो अशोक वानखेड़े और अनुराग चतुर्वेदी इस तरह के जो लोग हैं ये अपने आप चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे? ये क्या टैक्टिक्स थी, स्ट्रैटेजी क्या रही होगी मोदी शाह की? नहीं तो फिर आपको क्या लगता है, भास्कर पे जब रेड हुई, या उत्तर प्रदेश के एक चैनल पे रेड हुई यूपी के चुनाव के दौरान, भारत समाचार पे, जी, भारत समाचार पे, तो क्या ये हम लोगों के लिए इंडिकेशन नहीं था? ये इंडिकेशन था। लेकिन जिनको पत्रकारिता करना है वो पत्रकारिता करेंगे, जिनको दलाली करनी है वो दलाली करेंगे। हमको पत्रकारिता, जिस दिन हमको लगेगा, डर लगेगा, उस दिन हम दलाली करने नहीं जाएंगे। हम कोई दूसरा प्रोफेशन अपनाएंगे, खेती करेंगे गांव में जाके। सवाल यह है कि बीबीसी पे आपने रेड करके बीबीसी के क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सही बात। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में कि जहां आप मार खाते हो वहां रेड करवाते हो? आप में औकात नहीं कि आप उसको फेस करो। आपको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जरूरत पड़ती है। बैसाखियों की क्यों जरूरत पड़ती है? इनके बगैर खुले मैदान में आके देखे, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अलग करके। ये तो पार्लियामेंट के पटल पे कहते हैं कि ईडी ने सब विरोधियों को एक कर दिया। इनको खुशी होती है इस बात की। ये ईडी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रताड़ना कर रहे हैं। तो हम किस युग में जी रहे हैं? घोषित इमरजेंसी अच्छी बजाय अघोषित इमरजेंसी के। घोषित इमरजेंसी मालूम तो है इमरजेंसी है, कानून भी था उसमें, कानून के द्वारा पास कानून था, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी ये डराने का काम कर रही है, ये तानाशाही का काम कर रही है, इस देश के प्रजातंत्र को सुरंग लगाने का काम कर रही है, बारूद के ढेर पे बिठा दिया है लोकतंत्र को। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर दी? किसी के कहने से मोदी जी बदनाम होंगे क्या? किस बात का डर? करो, जिसको बोलना है बोलिए, आप अपना पक्ष दिखाइए। जनता को पता है क्या नहीं, जनता मेरे साथ है, काम खत्म। सिर्फ संसद में बोलना कि जनता का कवच है मेरे पास, सुरक्षा कवच। जब जनता का सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री जी के पास है तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री से क्यों डरे? बीबीसी से क्यों डरे? सही कहा अनुराग जी ने, उनका तो ऑफिस भी नहीं है, तो स्टूडियो है 2 जगह पे, वर्किंग स्पेस है वो जी। और जिससे बस आखिरी जी, उसका तो आप पार्लियामेंट में बाकायदा कैबिनेट में डिसीजन लेके वोडाफोन का इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमाउंट आपने माफ कर दिया। जी, जेटली जी वकील थे उनके। लेकिन आप बीबीसी पे आपने आरोप लगाया कि बहुत बड़ा टैक्स चोरी कर रही है बीबीसी। बाप रे, ऐसा क्या हो रहा है?
मैं आ रहा हूँ क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा अनुराग जी, और मैं बहुत संक्षिप्त जवाब चाहता हूँ, 1-2 लाइन में। आपने इमरजेंसी में भी रिपोर्टिंग करी, इमरजेंसी का दौर देखा है, आज का दौर देखा है, उस वक्त जो प्रेस के साथ सलूक हो रहा था वो भी देखा, आज जो प्रेस के साथ सलूक हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का पीरियड था, जब गला घोट दिया गया था मीडिया का, उस तरह का कुछ आपको आज रिफ्लेक्शन दिखता है आज के दौर में मोदी राज में? अभी तक मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये इनकी टैक्टिस है कि गोदी मीडिया बना के अपने कब्जे में रख लें, एक दुकानदारी का जैसा लग रहा था। लेकिन आज सवेरे के बाद में मुझे बहुत चिंता हो गई है। मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने एक ऐसी संस्था पे हाथ रखा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे सर्वोच्च न्यायालय पे हाथ रख दिया हो। असली चौथा खंबा मैं बीबीसी को ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रेस की आज़ादी में आप राष्ट्रीयता की सीमाएं नहीं रख सकते। आपको जहाँ से समाचार मिलते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, लोकल हो, वो सभी समाचार की महत्ता होती है। तो ये एक बड़ा खतरे का संकेत है। ज्यादा प्रेशर होगा तो टाइगर ने आज ये भी कहा कि वो फिर दलाली नहीं करेंगे, हो सकता है कोई दूसरा प्रोफेशन अपना ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। टाइगर, इतना भी मुझे लगता है कि मोदी चाहे कुछ कर लें, आप पत्रकारिता छोड़ने वाले फिलहाल नहीं है। आप दोनों लोग आए। मैंने ये कहा दलाली के बजाय ये करेंगे, लेकिन हम जी डरने जी, वाले कहाँ हैं? हाँ, नहीं नहीं, आप हम बिल्कुल, तो तभी तो नाम टाइगर है आपका। लोकमान्य तिलक और आचार्य अत्रे की वारिस चला रहे साहब। जी जेल में जी रह जी, के भी पत्रकारिता कर सकते हैं, और जेल में रह के भी अपना काम कर सकते हैं। सारे बहुत बड़ा चैनल और स्टेटमेंट पोर्टल आपने दिया। बंद हो गए तो बस में खड़ा हो के पैसेंजर को बताऊंगा कि देश में क्या चल रहा है, जी जी जी, क्योंकि खबर पहुंचाना मेरा मकसद है। और वो कल करेंगे। ऐसी क्या बात कर रहे हैं दीपक जी भाई? जी 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 जी। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराग जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने रोशनी डाली। फिर किसी ऐसे ही प्रोग्राम में मिलते हैं। नमस्कार।